Our today's topic is related with explosion. Actually आज 9th अगस्त है। तो 9th अगस्त के दिन एक्चुअली आपको भी पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त यूएस ने जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था। सबसे पहले उनका 6 अगस्त को था, फिर उन्होंने 9th अगस्त को गिराया था। तो बहुत बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब का डैमेज हुआ था। तो आज का दिन ऐसे भी एक्सप्लोजन का बहुत बुरा दिन रहा था। और कुछ दिन पहले हमने देखा था लेबनान में ब्यूरेट में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। थर्ड थिंग, अभी कल ही के न्यूज़ में था कि एयर इंडिया का क्रैशिंग हुआ था। तो सारे डिटेल हम इस लेक्चर में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेबनान के थ्रू। तो सबसे पहले आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मैप से शुरू करते हैं। तो ये आपका एशिया का पार्ट है लेबनान। इसका कैपिटल बेरिट है। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोजन बहुत बड़ा हुआ था, तो उसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एक्सप्लोजन का जो मेन रीज़न था, मेन काउज था स्टोरेज ऑफ मोर देन 2700 टन्स अमोनियम नाइट्रेट। एक्चुअली जो अमोनियम नाइट्रेट है जिसका स्टोरेज की वजह से वहाँ पर जो एक्सप्लोजन हुआ था। तो सबसे ज़रूरी यहाँ पे हमारे लिए अमोनियम नाइट्रेट है। तो सबसे पहले बात मैं क्या कह रही हूँ कि ये लेबनान है जिसका कैपिटल बेरूत है, वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ जिसका रीज़न है अमोनियम नाइट्रेट। उसका बहुत बड़ा स्टोरेज था वहाँ पे, तो इसीलिए एक्सप्लोड कर गया। अब हम लोग देखते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट का प्रॉपर्टी क्या है। वो अडरलेस है और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। अडरलेस मीन्स उसमें कोई स्मेल नहीं है। नेक्स्ट थिंग, इसका काम क्या क्या होता है। एक्चुअली पहली चीज़, इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है तो आप समझ सकते हैं ये बॉम्ब से भी रिलेटेड हो सकता है। जो अमोनियम नाइट्रेट है उसका यूज़ आपका बॉम्ब बनाने में भी होता है, और दूसरी चीज़ अगर एग्रीकल्चर मीडियम में चले जाए तो इसका फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। तो सबसे पहले जब ये बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ होता है तो हमें इसका केयरिंग बहुत सावधानी से करना पड़ता है। मतलब स्टोरेज के लिए इट शुड बी केप्ट अंडर द कंट्रोल टेम्परेचर। एक कंट्रोल टेम्परेचर में ही उनको रखना पड़ता है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्ट्रक्शन होगा। और दूसरी बात तो ये, अगर अमोनियम नाइट्रेट को फ्यूल के साथ मिक्स करते हैं तो आपका बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव मटेरियल बनता है, और ऊपर से जितना आपका अमोनियम नाइट्रेट होगा उतना ज़्यादा एक्सप्लोजन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट उनके लिए कितना घातक सिद्ध हुआ है। तो अब दूसरी बात है कि अब इससे मतलब जो एक्सप्लोजन होना था जो हो गया, अब कैसे हेल्प किया जाए। तो सबसे पहले इसमें सारे कंट्रियों को ग्लोबली हेल्प करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि WHO ने अपना हाथ बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि हमसे जो भी हेल्प हो पाएगा, अभी पैंडेमिक का केस है कोविड-19 का, हम करेंगे। और तीसरी बात वहाँ पे ये कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक ने जो है उन्हें ये कहा है कि हम उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर फाइनेंस देने की हर तरह से कोशिश करेंगे ताकि वो फिर से अपने पब्लिक पे एक ट्रस्ट बना पाए, क्योंकि कुछ समय से वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों हो रहा है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बढ़ गई है। लेबनान में पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बढ़ गई है, जिससे कि लोगों को बेसिक जॉब भी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है। तो ये सब देखते हुए वर्ल्ड बैंक, UN और WHO ने इनकी हेल्प करने के लिए आगे आए हैं। अब हम कुछ लेबनान से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। एक्चुअली जो आपका डैमेज हुआ है वो अप्रॉक्स 3 बिलियन का हुआ है। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने वहाँ की कहा है कि ये सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और जिन लोगों के नेग्लिजेंस की वजह से ये हुआ है सबको सैंक्शन इशू किए जाएंगे, मतलब उन्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा। तीसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि वहाँ ऑलरेडी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस थी। पहली बात तो मैंने ये उसमें बताई थी कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, और दूसरी बात ये भी है वहाँ पे क्या है कि जो रिफ्यूज़ी है, जैसे कि आप जानते हैं जो दूसरे कंट्री के लोग अपने कंट्री में बसते हैं, वहाँ सीरिया के रिफ्यूज़ी आकर बसते हैं। तो वहाँ ऑलरेडी फीडिंग का लेकर के, हाउसिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस। और इतना बड़ा डैमेज और भी उनके लिए इकोनॉमिक्स क्राइसिस में चैलेंज हो गया है। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक, UN, WHO ने हर तरह से हेल्प करने के लिए उन्हें बोला है। लेट्स सी आगे क्या होता है, लेकिन उन्हें अभी हमें ग्लोबली वर्क करना पड़ेगा उस कंट्री को फिर से लाने के लिए। नेक्स्ट थिंग, आज का जैसे कि डेट है 9th अगस्त। तो 9th अगस्त में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। तो अब हम थोड़ी सी बातें उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जापान का लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले जो जापान है वो 4 आइलैंड से मिलके बना है। वो सिंगल नहीं है, वो 4 आइलैंड से मिलके बना है। इस मैप को ध्यान दीजिए। सबसे पहला उसका है होकाइडो, होन्शु जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा पार्ट।
मेन कैपिटल यहीं पे है उसका, उसके बाद शोकीको और क्योंशू। जो आपका होन्शू है उसी में हिरोशिमा है। होन्शू में हिरोशिमा एच रिलेट कर सकते हैं, जबकि आपका जो नागासाकी है वो क्योंशू में है। नागासाकी क्योंशू में और होन्शू में हिरोशिमा है। तो अब हम देखते हैं अगस्त 6, 1945 में एक लिटिल बॉय जो उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब था उसका नाम रखा था लिटिल बॉय, उसको हिरोशिमा पे गिराया गया था। हिरोशिमा कहाँ है? होन्शू में। और लगभग 70,000 पीपल तुरंत वाइप्ड आउट हो गए थे, मतलब गायब हो गए थे। 90% ऑफ द सिटी वाइप्ड आउट होना मतलब गायब हो जाना। और टोटल 1,40,000 पीपल डाइड। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इफेक्ट हुआ था। उसके बाद ये 6 अगस्त के बाद उन्होंने 9 अगस्त को दूसरा गिराया था। उसका नाम रखा था उन्होंने फैटमैन, जो कि 549 मीटर्स अबव नागासाकी के ऊपर छोड़ा था। और 70,000 पीपल एंड 40,000 पीपल आर इमिडिएटली डाइड हुए थे। एक्चुअली यहाँ पे 70,000 पीपल वाइप्ड आउट हुए थे और 2,40,000 आपका आसपास वहाँ पे डायरेक्टली डाइड हुए थे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। लेकिन अब हम थोड़े से इस डायग्राम में देखते हैं। देखिए वो जो रेड पोर्शन दिख रहा है, इतना पोर्शन आपका बैडली डैमेज्ड हुआ था। जो आपका जो ब्लास्ट हुआ था उसकी वजह से फायर और ब्लास्ट डैमेज दोनों हुआ था। आप ऊपर हिरोशिमा देख सकते हैं और नागासाकी। उस वक्त हिरोशिमा का पॉपुलेशन था 3,50,000। उसमें से आप सोच सकते हैं अगर 1,40,000 मर रहा है तो कितना बड़ा हार्मफुल डैमेज हुआ होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब का इफेक्ट हुआ था। अब थोड़ी सी ये बात जान लेते हैं, आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया था जापान के साथ कि न्यूक्लियर बॉम्ब ही गिराना पड़ गया। एक्चुअली मैं बस आपको शॉर्ट स्टोरी में समझा देती हूँ। ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो पूरा एरिया था वो उस वक्त जापान कैप्चर कर रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त। वो उसने आपका चाइना का मंचूरिया पोर्शन भी कैप्चर कर लिया था। ये चुंकिंग जो पोर्शन था वहाँ पे यूएस उस वक्त रहा करता था। तो क्या होता है कि यूएस का मिलिट्री सेक्शन था कुछ वहाँ पे, तो जाकर जापान उससे लड़ने लगता है। तब यूएस वाले लोग जापान से भिड़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि जापान और यूएस में बहुत बुरी तरह से झगड़ा होता है। लेकिन वहाँ पे ना क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि जापान एक आइलैंड है। जब यूएस आर्मी वहाँ पे गए तो वहाँ स्टक कर गए, मतलब ना तो उनके पास खाने पीने के लिए, वहाँ पे पूरी चांसेस थे कि यूएस लॉस्ट कर जाएंगे। लेकिन अचानक से उन्हें पता चलता है कि मतलब उनको न्यूक्लियर बॉम्ब का रिसर्च हो चुका है। तो उन्होंने डायरेक्टली बॉम्ब जाके 6 अगस्त को गिरा भी दिया। तो जैसे उन्होंने 6 अगस्त को गिराया, उन्होंने इतना ह्यूज एक्सप्लोजन एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन उन्होंने फिर कहा जापान को कि आप अपना फाइट रोक दीजिए, आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन जापान नहीं सुने, वो आगे फाइट करते गए। तो फिर उन्होंने अगेन 9 अगस्त को फिर से बॉम्ब गिराया। उसके बाद फिर फाइट, उसके बाद जापान सरेंडर किया। तो इसके बाद आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि आइंस्टीन ने सॉरी लेटर भी लिखा था। एक्चुअली उन्होंने लेटर इसलिए लिखा क्योंकि उनका जो फॉर्मूला था E=mc², तो इससे बहुत ज़्यादा ह्यूज एनर्जी का क्रिएशन होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब का बेसिक फॉर्मूला यही है, तो ह्यूज एनर्जी का क्रिएशन होता है। तो वो आइंस्टीन का ये कहना था कि मैंने ये फॉर्मूला न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने गलत यूज़ किया। लेकिन वो अपने साइड से अपोलोजाइज़ किए थे। तो बस यही थी इनकी बेसिक स्टोरी। तो आपका इतना बड़ा ह्यूज लॉस यूएस ने जापान पे किया था। तो अब हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। तो नागासाकी का एक्सप्लोजन जो है वो मशरूम शेप में है, जबकि हिरोशिमा मतलब नागासाकी में ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, मेरा ये कहने का मतलब था। अब हम दूसरे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक्चुअली जब भी एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है। ये जो मशरूम क्लाउड है, मशरूम क्लाउड मीन्स आप मशरूम का स्ट्रक्चर है इसलिए मशरूम क्लाउड है। उससे रेडिएशन निकलते, हीट रेस निकलते हैं। तो आप साफ साफ देख सकते हैं नीचे में कि रेडिएशन और हीट रेस की वजह से क्या होता है, फायर भी लग सकता है। और फायर की वजह से ह्यूमन पे क्या होता है, जैसे कि अगर आपका मान लीजिए आपका नेचर में रेडिएशन रह गया, तो जब भी पानी पड़ेगा तो ब्लैक एशेस, मतलब कि वो रेडिएशन उसके साथ ह्यूमन के अंदर जाएगा। और वो ह्यूमन अगर रेडिएशन बहुत ज़्यादा है तो वाइप्ड आउट हो जाता है, मतलब वो गायब ही हो जाएंगे। और वो उसको पैरालाइज्ड बना देता है अंदर से, उसके अंदर का सारा प्रॉब्लम, बीमारी, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है। इसीलिए कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब का सिचुएशन, कभी भी किसी कंट्री में वैसा अटैक का सिचुएशन आने ही नहीं देना चाहिए। और पहली बात, उन्होंने 2 बार बॉम्ब गिराया था। पहले का नाम रखा था लिटिल बॉय और सेकंड का फैटमैन। अब हम एयर इंडिया के बारे में सारी बातें करेंगे। एक्चुअली जो एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ है,
तो सबसे पहले वो वंदे भारत मिशन जो कि उसके अकॉर्डिंग यूएई से केरला आ रहा था। केरला में कोचीकुडे एयरपोर्ट है वहाँ पे एक्चुअली सेम इंसिडेंट, ऐसा ही सेम इंसिडेंट मैंगलुरु एयरपोर्ट में 2010 में भी हुआ था। एक्चुअली ये इंसिडेंट हुआ क्यों है, टेबल टॉप रनवे। अब हमें टेबल टॉप रनवे के कारण क्या होता है, हम टेबल टॉप रनवे को अच्छे से समझते हैं। तो आप इस डायग्राम में अच्छे से देखिए, टेबल टॉप रनवे एक्चुअली होता ये है कि अगर आपका हिल पे कोई एयरपोर्ट बना हुआ है या चॉपिंग करके, चॉपिंग मतलब काट करके किसी रॉक को एयरपोर्ट बनाया गया, जिससे क्या होगा, अगर किसी चीज़ को काट करके आप बनाते हो तो चारों बाकी साइड आपका क्या रहेगा, स्टीप मतलब खाई टाइप से रहेगा कि अगर थोड़ा सा आगे निकल गया तो खाई में गिर जाएंगे, थोड़ा सा इधर बढ़ गया तो खाई में गिर जाएंगे, ऐसा कुछ सिचुएशन आता है। तो ये जो स्टीप की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि काउजेस क्या क्या थे ऐसा जो आपका ये हुआ कि आपका प्लेन दो पार्ट में टूट गया था। तो पहला बात था रेन। अभी हमें पता है कि इंडिया का रेनफॉल बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे रेन पड़ा तो पानी की वजह से फ्रिक्शन कम हो गया। तो जैसे फ्रिक्शन क्यों ज़रूरत है किसी चीज़ को रुकने के लिए, फ्रिक्शन जैसे कम हुआ उसका स्पीड मतलब वो और तेज़ी से चलता गया। मतलब आपका एक रनवे फिक्स पॉइंट तक होता है कि, और ये तो ऊपर में जैसे कि मैंने बताया कि आपका हिल के ऊपर काट के बनाया हुआ है और चॉपिंग करके प्लेट्यू के ऊपर बना होता है, तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगा तो गिर जाएगा। और दूसरा चीज़ था कि बहुत ज़्यादा एक्सेस विंड था, हवा बहुत स्पीड थी, जिसके कारण पायलट को सही से पता ही नहीं चल पा रहा था कि कहाँ से कहाँ पे लैंड कर रहा है। और तीसरी बात ये भी थी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पहले जब एक्सीडेंट हुआ था मैंगलुरु में, तो ये अनुमान लगाया गया था कि अगर आप रनवे बना रहे हैं तो ठीक से बनाएं। मतलब अगर रनवे का लास्ट पॉइंट आपका यहाँ है लेकिन 200 मीटर तक एक्स्ट्रा स्पेस देकर बनाएं, लेकिन यहाँ पे आपका 200 मीटर तक एक्स्ट्रा स्पेस नहीं था, सिर्फ 90 मीटर तक एक्स्ट्रा स्पेस था। हो सकता हो कि इसके चलते भी एक्सीडेंट बचाया जा सकता था, अगर 200 मीटर तक एक्स्ट्रा स्पेस आइडियल कंडीशन था रहता तो बच सकते। तो इसमें क्या हो गया कि आपका 3 प्रॉब्लम यहाँ पे सामने है। एक तो रेन की वजह से फ्रिक्शन कम हुआ, दूसरा बहुत तेज़ हवा एक्सेस विंड, तीसरा था कि रनवे का जो एंडिंग पॉइंट था उससे ज़्यादा साइज़ चाहिए था जितना प्रॉपर यहाँ पे नहीं था। तो आपका यहाँ तक जिसके लिए चैलेंज पायलट को भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग प्रॉब्लम एक्चुअली जो टेबल टॉप रनवे है इसमें अगर कोई पायलट लैंडिंग करा रहा है तो उसके लिए ऑलरेडी चैलेंजिंग है, क्योंकि उसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा कि यहाँ पे लैंड कराएंगे ताकि यहाँ तक रुक जाए, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा गया तो गिर जाएगा। तो इसीलिए ये एग्जैक्ट चैलेंजिंग था। तो इसमें बहुत बड़ा इंडिया को मतलब नुकसान फेस करना पड़ा। जैसे कि प्रिकॉशन के चलते एयरबस A30 जो है, जो इंडिया में एयरबस A30 और बोइंग 777 ये लॉन्गर रनवे का ज़रूरत होता है इन्हें, मतलब लॉन्गर रनवे का ज़रूरत होता है, तो इन्हें मतलब ऐसी जगहों पे उतारा, टेबल टॉप रनवे में नहीं उतारा जाता है। तो ये सब सेफ्टी मेजर्स लेते हैं। तो अब हम कुछ ना टेबल टॉप जो इंडिया में है प्रेजेंट उनके बारे में देख लेते हैं। एक कोझिकोड और मैंगलुरु दोनों में एक टेबल टॉप है। उसके बाद मिजोरम में लेंगपुल एयरपोर्ट है, वो भी टेबल टॉप है। सिक्किम में पोंगयोंग एयरपोर्ट, वो भी टेबल टॉप है। हिमाचल प्रदेश में शिमला एंड कुल्लू आपका टेबल टॉप है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे बचने का उपाय एक हमारे पास आया था कि अगर रनवे जहाँ पे आपका एंड होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेस लैंड को मतलब रनवे के लिए डाल दीजिए, मे भी उससे बचा जा सकता है, लेकिन ये मतलब ऑलरेडी चैलेंजिंग होता है पायलट के लिए। Now I have completed my topic. So thank you so much for watching my video. Like and subscribe and share it too.